रूसी सैनिकों ने कीव की घेराबंदी कर ली है और सख्त घेराबंदी हो चुकी है। कीव के बाहर एयरपिन में जबरदस्त युद्ध इस समय चल रहा है। कीव में मौजूद है हमारे साथी राजेश पवार। रूस यूक्रेन युद्ध का इस समय अपडेट दे रहे हैं सीधे कीव से। राजेश, इस वक्त जो रूसी सेनाएं हैं वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिर्फ 10 किलोमीटर दूर हैं और वहां काफी लड़ाई इस वक्त चल रही है। और ऐसा मेरा मानना है कि आज शाम तक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनो उक्रेन्स्क जो है आज शाम तक मोस्ट लाइकली रशियन फोर्सेस के हाथ में होगा। आज शाम तक ऐसा मेरा मानना है। बाकी पूरी यूक्रेन में और खासकर दक्षिणी यूक्रेन में इस वक्त क्रीमिया के नॉर्थ में काफी भयंकर लड़ाई चल रही है। इरपिन में भी कल काफी लड़ाई हुई है, अभी भी लड़ाई चल रही है और मैं वहां भी जाने का प्रयास कर रहा हूं। जहां तक न्यूक्लियर का पूरी दुनिया में जो टेंशन हुआ है न्यूक्लियर उसके प्लांट के कारण ये है कि अगर बाय चांस उस पर कोई मिसाइल गिर जाती है गलती से या किसी भी कारणवश, तो अगर वो रिएक्टर्स पे गिरती है और रिएक्टर्स में डैमेज होता है तो उससे रेडिएशन लीकेज होगा। और अगर रेडिएशन लीकेज ज्यादा होता है तो वो सेंट्रल यूरोप जो कि नेटो के मेंबर्स हैं, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज, वहां तक हर हाल में पहुंचेगा। और संभावना है अगर हवाएं तेज हुई पूर्व से पश्चिम की तरफ तो वो पश्चिमी यूरोप, फ्रांस, जर्मनी तक भी पहुंच सकता है। और यही एक बड़ा कारण है कि यूरोपियन देश इस वक्त इतने घबराए हुए हैं। और इमीडिएटली जब उन्होंने पहला जपोरिजिया वाला न्यूक्लियर प्लांट रूसी सेनाओं ने कब्जे में किया तो इमीडिएटली आपने देखे अगले दिन सुबह प्रेसिडेंट बाइडेन का स्टेटमेंट आ गया कि वो सैंक्शंस हटाने को तैयार हैं, बातचीत को तैयार हैं। इसका कारण ये था कि यूरोपियन देशों ने उनके ऊपर काफी दबाव इस चीज के लिए बनाया कि कई तरह की खबरें आ रही हैं। बीच में कुछ खबरें कई मीडिया हाउस ने चलाई कि जी कि यूक्रेन ने वापस कब्जा कर लिया है। मेरा ऐसा मानना, जो मेरी सूत्रों से खबर है, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट कोई काउंटर अटैक भी नहीं हुआ, कब्जा करने की कोशिश भी नहीं हुई और वो अभी भी रूसी फौजों के हाथ में पूरे तरह से उनके कंट्रोल में है। कि जैसे पश्चिम के पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में टोटल लीवरेज है, टोटल कंट्रोल है और सबसे बड़ा उनका जो सबसे बड़ा हथियार है रूस के खिलाफ वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं। इसी प्रकार रूस के पास जो सबसे बड़ा लेवरेज है, सबसे बड़ा हथियार है जो वेस्ट के खिलाफ, वो है न्यूक्लियर वेपन्स। तो जाहिर है कि अगर वेस्ट अपना सबसे मजबूत वेपन यूज कर रहा है तो रूस भी अपना सबसे मजबूत वेपन यूज करने का डर तो कम से कम दिखाएगा। जो रूस की स्ट्रेटेजी रही है, जो देखने में आया है अब तक, वो शहरों के अंदर नहीं घुस रहे हैं, लेकिन जो आसपास की टेरिटरी है उस पर उनका कब्जा हो गया है। और शहरों में नहीं घुसने का कारण स्पष्ट है, क्योंकि वहां अगर जाएंगे तो कोलेटरल डैमेज होगा, सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होगा, जो अपने आप में एज पर जिनेवा कन्वेंशन एक वॉर क्राइम है और रशिया उसको करने से बचता हुआ दिख रहा है। लेकिन टेरिटरी के ऊपर, जमीन के ऊपर उनकी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो पूर्व से हो चाहे वो दक्षिण से हो। अब ये कहता हूं आपके सवाल के ऊपर कि पल्टोवा और जपोरिजिया के बाद निप्रो का क्या हाल है। देखिए, जो निप्रो शहर है वो जपोरिजिया की एक्सिस पे आता है और जपोरिजिया के आसपास इस वक्त पूरी तरह से रूसी सेना का नियंत्रण है। शहर के अंदर उन्होंने कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं की है, ना कोई बमबारी की है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जपोरिजिया के, दो सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। एक निप्रो नदी के ऊपर डैम, जहां अभी लड़ाई चल रही है और शायद वो भी आज शाम तक रशियन फौज के कब्जे में होगा। दूसरा ये जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ऑलरेडी रूसी फौज के कब्जे में है। एक बार वो इस एरिया को सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट टारगेट निप्रो होगा। और इसी तरह पल्टोवा भी लेटर ऑन इस जो है उनके रडार में आएगा, क्योंकि उनका लक्ष्य, मुझे लगता है जो ग्राउंड फोर्सेस का लक्ष्य है, वो निप्रो नदी तक अपनी बैटल लाइंस को एक्सटेंड करने का है, जो इस वक्त नजर आता है।